स्टूडेंट्स, आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है? आज हमने मेडिसिन करनी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो इसमें जो हमें सबसे पहले डिजीज़ हमने करनी है वो कौन सी है? इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कार्डियक डिमांड है वो ज़्यादा होती है और उसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई है ना वो कम मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मायोकार्डियम के टिश्यूज़ हैं ना उनकी डेथ हो जाती है, उनका इस्कीमिया हो जाता है क्योंकि उनके पास ब्लड कम जा रहा है और ऑक्सीजन उन्हें कम मिल रही है। दैट विल लीड टू व्हाट? हाइपोक्सिया, जो अल्टीमेटली क्या करेगा? इस्कीमिया ऑफ मायोकार्डियल टिश्यूज। अब इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज करवा सकती हैं? उसमें जो सबसे पहले है वो है BMI, दैट विल बी ग्रेटर देन 30। ओबेसिटी। दूसरा कौन सा है? एज ग्रेटर देन 60। थर्ड वन इज हाइपरटेंशन। फिर क्या है? अल्कोहल यूज। उसके बाद क्या है? इंक्रीज लो डेंसिटी लिपिड एंड डिक्रीज हाई डेंसिटी लिपिड। लो डेंसिटी लिपिड कौन सा होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और HDL क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जब HDL कम होगा और LDL ज़्यादा होगा दैट विल लीड टू व्हाट? ये प्लैक फॉर्मेशन करेगा ब्लड वेसल्स में। तो ये क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है और इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल डिक्रीज होगी। उसके बाद है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री और सिगरेट स्मोकिंग एंड डायबिटिक मेलिटस। ये जो होता है ना लास्ट वन डायबिटिक मेलिटस, इसमें चेस्ट पेन नहीं होती, साइलेंट MI होगा। ठीक है। अब इसकी एटियोलॉजीज, कौन सी ऐसी कॉजेज हैं जो ब्लड सप्लाई को कम कर रही है? उनमें जो सबसे पहले वो क्या है? एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? ये प्लैक बनेगा, किसकी वजह से? इंक्रीज LDL की वजह से। प्लैक फॉर्मेशन दैट विल ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई दैट विल लीड टू हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया ऑफ मायोकार्डियल टिश्यूज। ठीक है। और जो दूसरी कॉज है वो कौन सी है? वो है वेजोस्पाज्म और वेजोकंस्ट्रिक्शन। ये क्या करते हैं? ये हाइपरटेंशन कॉज करेगी। हाइपरटेंशन से क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स की इनर एपिथेलियल वॉल है ना वो डैमेज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? वहाँ जो होंगे ना लो डेंसिटी लिपिड्स वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। लो डेंसिटी लिपिड्स डिपॉजिट होंगे। जब यहाँ डिपॉजिट होंगे तो क्या होगा? ये जो एरिया है वो क्या होगा? उसका एरिया कम होगा ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और उसके साथ जो वाल है वो उधर क्या बन जाएगा? LDL डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या होगा? इसकी वजह से एरिया कम होगा तो ब्लड सप्लाई हार्ट को कम जाएगी। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई एक तो कम जाएगी और ऊपर से हाइपरटेंशन की वजह से तेजी से जाकर ये मायोकार्डियम को भी डैमेज करेगी, क्योंकि हाइपरटेंशन में ब्लड फ्लो तेज होता है ना, तो इसके ये मायोकार्डियम को डैमेज करेगी और उसका इस्कीमिया कोज करेगी। अब उसके बाद है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज में कौन से सिम्टम्स आएंगे? तो सबसे पहले है चेस्ट पेन। कौन सी साइड पे होगी? लेफ्ट साइड पे या फिर सेंट्रल रीजन है ना जो चेस्ट का, उधर सबस्टर्नल रीजन में। उसके बाद ये जो चेस्ट पेन है दैट विल रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, शोल्डर एंड लेफ्ट जॉ। उसके साथ और क्या होगा? स्वेटिंग, पसीना आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और बाकी तो इसकी जो मेन कॉज है उसमें क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा, जो बाकी MI है। बट जो इंफीरियर वाल MI है ना उसमें क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा। और डायबिटिक मेलिटस में क्या होगा? साइलेंट MI होगा विदाउट चेस्ट पेन। ओके। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसमें एक है सबसे पहली, ये कौन सी है? प्रिंस मेटल एंजाइना। इसमें क्या हो रहा है? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है। दूसरी कौन सी है? स्टेबल एंजाइना। इसमें जो प्लैग बनेगा वो ग्रेटर देन 70% ब्लड वेसल को ब्लॉक करेगा। उसके बाद क्या है? अनस्टेबल एंजाइना। इसमें ये जो प्लैग है ना ये फट जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? इधर थ्रोम्बस बन जाता है और ग्रेटर देन 90% ये ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा। और उसके बाद क्या है? एनस्टेमी। इसमें क्या होगा? जो ये मायोकार्डियम है ना उसको डैमेज करना शुरू कर देगा। इधर तक मायोकार्डियम को डैमेज नहीं किया उसने, इधर तक सिर्फ ब्लॉकेज है। बट इस केस में क्या होगा? पेन ऑन एक्सर्शन होगा। इसमें पेन ऑन रेस्ट होगा। अनस्टेबल में क्या होगा? पेन ऑन रेस्ट होगा इसमें। और इसमें क्या होगा? पेन ऑन एक्सर्शन होगा। सिर्फ एक्सर्शन में जब कोई काम करेंगे ना तब पेन होगा, रेस्ट में पेन नहीं होगा। इधर रेस्ट में भी पेन होना लग जाएगा, इधर भी पेन ऑन रेस्ट, इधर भी पेन ऑन रेस्ट। इस केस में क्या होगा? पेन ऑन एक्सर्शन। अब जो ECG पे हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी, स्टेमी में क्या होता है? 100% ब्लॉकेज होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ECG करेंगे सबके लिए। तो ये जो है ना स्टेबल एंजाइना,
इसमें एलिवेशन नहीं होती, एसटी सेगमेंट की कोई डेविएशन नहीं होती, ना एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा ना ही डिप्रेशन होगा। इसमें क्या होगा, टॉल टी वेव। टी वेव सबसे पहले जो ईसीजी में चेंजेस आती है ना इस्कीमिक हार्ट डिजीज की, वो ये है टॉल टी वेव। बट स्टेबल एंजाइना में कोई भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचता क्योंकि रेस्ट पे पेन नहीं हो रहा होता ना, तो इस वजह से ये वाली फाइंडिंग हम मिस कर देते हैं। हमें जो हॉस्पिटल सेटिंग्स में मोस्ट कॉमन मिलती है वो एसटी डिप्रेशन मिलती है, बट जो सबसे पहले आएगी वो कौन सी है, टॉल टी वेव। और इसमें जो ट्रोपोनिन होंगे वो नेगेटिव होंगे। ट्रोपोनिन तब रिलीज होते हैं जब मायोकार्डियम की डेथ होती है, इस्कीमिया होता है। हाइपोक्सिया जब इसको ब्लड सप्लाई कम मिलती है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई इसके पास कम पहुंचता है, तो हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, इस्कीमिया होता है और ट्रोपोनिन रिलीज होता है। बट इसमें इस्कीमिया नहीं हो रहा, इस वजह से ट्रोपोनिन क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन विथ टी वेव इन्वर्जन। इसमें क्या टी वेव टॉल है, इसमें क्या टी वेव इन्वर्जन है। टी वेव ऐसे हो गई है, वैसे क्या होती है, ऐसे होती है ना, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। इसमें क्या नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाएगी। और जो अनस्टेबल एंजाइना है उसमें क्या होगा, उसमें ट्रोपोनिन नेगेटिव होगी क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया था, मायोकार्डियम का इस्कीमिया नहीं होगा। बट एनस्टेमी में क्या होगा, ट्रोपोनिन पॉजिटिव होंगे। एसटी डिप्रेशन विथ ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ जाए तो एनस्टेमी, एसटी डिप्रेशन विथ ट्रोपोनिन नेगेटिव है तो अनस्टेबल एंजाइना। और उसके बाद हमारे पास एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। इसमें क्या होगा, एसटी सेगमेंट की एलिवेशन होगी, मतलब ये क्यूआरएस है तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। वैसे क्या होता है, नॉर्मल जो होता है वो ऐसे होता है ना, बट इस केस में ऐसे होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी। बट ये जो है ना प्रिंस मेटल एंजाइना, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी। तो इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसको स्टेमी को और वेजोस्पाज्मिक एंजाइना को। इसमें क्या हो रहा है, वेजोस्पैज्म हो रहा है ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है। इसमें ट्रोपोनिन पॉजिटिव होंगे, ट्रोपोनिन हाई होंगे, इसमें ट्रोपोनिन नेगेटिव होंगे। जिसमें नेगेटिव हो विद एसटी सेगमेंट एलिवेशन वो क्या है, वेजोस्पाज्मिक एंजाइना। जिसमें ट्रोपोनिन पॉजिटिव होंगे विद एसटी सेगमेंट एलिवेशन वो क्या होगा, स्टेमी होगा। इस तरह हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसके बाद है हाउ कैन वी डायग्नोज इट। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी पेशेंट आया चेस्ट पेन से सिम्टम्स आ रहे हैं किसके, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के, हम ईसीजी करेंगे। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करेंगे टू रूल आउट एनी रेस्पिरेटरी कॉज। उसके बाद क्या है, ईसीजी में हम क्या देखेंगे, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। इसके टू डिफरेंशियल्स थे, कौन कौन से, स्टेमी और वेजोस्पाज्मिक एंजाइना। अगर तो ट्रोपोनिन पॉजिटिव है तो स्टेमी, अगर ट्रोपोनिन नेगेटिव है तो एंजाइना। अब उसके बाद कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होती, उसके कितने डिफरेंशियल हैं, 3 है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी। टॉल टी वेव किस में होगी, स्टेबल एंजाइना में होगी। और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन विद टी वेव इन्वर्जन किस में होगी, अनस्टेबल में और एनस्टेमी में। अनस्टेबल में क्या होता है, ट्रोपोनिन नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और स्टेमी में क्या होता है, ट्रोपोनिन पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अर्लीस्ट साइन ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज पीक्ड टी वेव। और उसके बाद क्या होता है, एसटी डेविएशन। इसमें एलिवेशन भी हो सकती है और डिप्रेशन भी हो सकती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर तक तो हमने कर लिया ना। इसके बाद हम करेंगे इको। इको में हम क्या देखेंगे, वाल मोशन एबनॉर्मेलिटीज। और उसके बाद एंजियोग्राफी टू सी विच आर्टरी इज ऑक्लूडेड। स्टेमी में हम क्या देखेंगे, किस आर्टरी में प्लैग बना हुआ है ना। तो इसमें जो अगर तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो वन लीड वन, इसमें ये देखना ये क्या है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। इसमें वैसे होता तो क्यू वेव इधर से बन के ऐसे जानी थी ना, ये ऊपर से जा रही है तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। और एवीएल में और किसमें, V5 और V6, ये क्या है, लेटरल वाल का एमआई है। तो लेटरल वाल में कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। कौन सी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो लीड 2 में, 3 में और AVF में तो क्या होगा, इंफीरियर वाल एमआई। और इधर कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, राइट कोरोनरी आर्टरी। और अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो V1 to V4 में, ये क्या है, एंटीरियो सेप्टल वाल एमआई। V1 to V4, V1, V2, V3 एंड V4, ये क्या है, एंटीरियो सेप्टल वाल एमआई। और अगर V3 एंड V4 इन दोनों में होगी, सिर्फ इन दोनों में नहीं है, तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को कौन सी
नर्व सप्लाई करती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसका ओक्लूजन होगा। और ईसीजी में हमें कौन सी लीड है जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में बताती है, वो है V3 एंड V4। तो ये क्या होगा, एंटीरियर वाल MI होगा। और जो पोस्टीरियर वाल MI है उसमें क्या होगा, ST डिप्रेशन इन V1 to V3 एंड टॉल R वेव एंड टॉल T वेव। ये क्या होगा, पोस्टीरियर वाल MI। अब उसके बाद जो एंजाइम्स हैं, कौन से ऐसे एंजाइम है जो MI में बढ़ते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो वो MI में स्टेमी में और एन स्टेमी में ही सिर्फ ज़्यादा होंगे। अनस्टेबल एंजाइना या स्टेबल एंजाइना में कोई भी एंजाइम ज़्यादा नहीं होगा। इसमें सबसे पहले है क्रिएटिनिन काइनेज। ये एंजाइम सबसे पहले इंक्रीज होगा और सबसे पहले ही बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा राइज होगा, क्रिएटिनिन काइनेज, और यही सबसे पहले वापस को नीचे गिरेगा। राइज होगा 4 to 6 आवर्स में, पीक वैल्यू इसकी जाएगी 12 आवर्स में, और रिटर्न टू नॉर्मल 2 to 3 डेज में। और उसके बाद जो सेकंड वन है वो कौन सा है, मोस्ट कॉमन कार्डियक एंजाइम है ट्रोपोनिन T एंड I। ये राइज होगा 4 to 6 आवर्स में और बैक टू नॉर्मल 2 वीक में। इस वजह से ये जो क्रिएटिनिन काइनेज है ना, अगर किसी को MI हुआ है, हमने ट्रीटमेंट किया और आफ्टर 3 डेज उसे दोबारा MI हो गया है, ये तो पहले ही पीक पे होगा ना, क्योंकि इसने 2 हफ्तों के बाद नॉर्मल आना है वापस। तो हम कौन सा करेंगे एंजाइम टेस्ट, क्रिएटिनिन काइनेज चेक करेंगे, क्योंकि ये 3 दिनों में वापस आ जाता है। इसलिए ये दोबारा रीचेकिंग के लिए कौन सा होता है यूज़, क्रिएटिनिन काइनेज यूज़ होता है। अब उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ MI। पेशेंट आया, उसे चेस्ट पेन है और वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, तो हम क्या देंगे, ये एक नेमोनिक का मोना, मॉर्फिन फॉर पेन, ऑक्सीजन फॉर डिज्निया एंड नाइट्रोग्लाइसरीन फॉर डिक्रीज कार्डियक वर्क, और एस्प्रिन क्या देंगे, डिक्रीज थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सबसे पहले ये देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, हम उसके बाद एंजियोग्राफी करेंगे टू सी वेयर इज ऑक्लूजन, और ECG करेंगे टू रूल आउट अदर केसेस लाइक चेस्ट एक्सरे वगैरह। सब करने के बाद जो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो है परक्यूटेनियस इंटरवेंशन। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेंट डालते हैं। और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी, इसमें हम शंट क्रिएट करते हैं कि ब्लड सप्लाई का जो होता है ना, एक न्यू रूट बना देते हैं। और अगर ये वाली दोनों चीज़ें हस्पताल में मौजूद ही नहीं है, ये सहूलत, अगर हम छोटे कस्बे से हैं, इधर ये वाली दोनों सहूलतें मौजूद नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, थ्रोम्बोलिटिक्स देंगे। कौन से, एटिलेप्टेज, विद इन अगर 4 आवर्स आया हुआ है पेशेंट, ठीक है, 4 to 4.5। और उसके बाद उसे ऐसे अस्पताल में भेज देंगे जहाँ ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। PCI क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये स्टंट डालते हैं। और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी में क्या करते हैं, हम न्यू रूट क्रिएट करते हैं फॉर ब्लड सप्लाई। यहाँ से ब्लड पहले इधर को जाना है ना, इधर प्लैग है, इधर नहीं जाएगा, तो इधर से होता हुआ इधर से गुजर जाएगा, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें 1 साल के लिए हम देंगे एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रल, एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रल। और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए हम सिर्फ एस्प्रिन देने लग जाएंगे, ठीक है। ये क्या करता है, डिक्रीज थ्रोम्बस फॉर्मेशन और ब्लड को ये थिन रखता है। उसके बाद स्टेटिन्स टू डिक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल, बीटा ब्लॉकर्स टू डिक्रीज कार्डियक वर्क एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ACE इनहिबिटर्स फॉर हाइपरटेंशन, ठीक है। और जो स्टेबल एंजाइना, उसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे। पेशेंट आया स्टेबल एंजाइना का, तो नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं टू डिक्रीज कार्डियक वर्क और पेन के लिए। उसके बाद ECG करेंगे, एंजियोग्राफी अगर पॉजिटिव है, उसको प्लैग है, तो हम क्या करेंगे, PCI और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी, ठीक है। ये हो गया हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज़। और इसकी अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, आफ्टर MI हमने ट्रीट कर लिया, तो विद इन 24 आवर्स कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, VFib या फिर हार्ट फेलियर। उसके बाद 1 to 3 डेज आफ्टर MI पेरिकार्डाइटिस, ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। और 1 से 2 हफ्तों बाद क्या हो सकता है, जो वेंट्रिकल है ना, उसकी वाल का रप्चर हो सकता है, या फिर एन्यूरिज्म। ये वेंट्रिकल है तो इसका ऐसे ये एन्यूरिज्म बन जाएगा, या फिर रप्चर हो सकता है। 2 वीक to मंथ वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म या फिर क्रोनिक हार्ट फेलियर। ये क्या कॉम्प्लिकेशंस ऑफ MI। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो कौन सा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है ना, वो इतना ब्लड पंप नहीं करता जो हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। कंडीशन व्हेन हार्ट इज अनएबल टू पंप इनफ ब्लड टू मीट बॉडी डिमांड और रिक्वायरमेंट, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी इसमें। इसकी अब कॉजेज कौन सी हैं, हाइपरटेंशन,
वैल्वुलर डिजीज एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसकी वजह से क्या होता है, अगर रिगर्जिटेशन है तो वॉल्यूम बढ़ेगा जो डायरेक्ट किसको अफेक्ट करेगा, मायोकार्डियम को। और प्रेशर की वजह से भी कौन सी चीज़ खराब होगी, मायोकार्डियम। और इस्केमिक हार्ट डिजीज में भी क्या होता है, मायोकार्डियम का इस्कीमिया होता है। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरट्रोफी ऑफ मायोकार्डियम, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवर कॉन्ट्रैक्टिलिटी दैट डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। उसके बाद इसकी टू टाइप्स हैं, सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक वो होता है कि जब हार्ट है ना वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता। इसमें क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, हार्ट ब्लड ही पंप नहीं कर पाता ना, इसमें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज प्रीलोड एंड इंक्रीज आफ्टर लोड। इसमें यह होता है, डायस्टोलिक कौन सा है, इसमें नॉट इनफ ब्लड फिल्ड इन वेंट्रिकल या एट्रियम। इसमें क्यों नहीं फिल हो सकता, क्योंकि जो मसल्स है ना, ये अगर वेंट्रिकल है, इसके जो बाहर मसल है उसकी हाइपरट्रोफी हो गई है, जिसकी वजह से ये जो है ना वेंट्रिकल, इसकी स्पेस कम हो गई है, इस वजह से इसमें ब्लड इतना फिल नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है, हार्ट डायलेटेड होता है और कंप्लाइंट होता है। इसमें क्या होता है, स्टिफ्ड, फाइब्रोटिक एंड नॉन कंप्लीट। इसमें क्या होगा, नॉट इनफ ब्लड पंप दैट डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, नॉट इनफ ब्लड फील्ड, जब ब्लड इतना फिल नहीं हो पाएगा तो प्रीलोड कम होगा। प्रीलोड इस सेंस में कम नहीं होता कि पीछे से ब्लड नहीं आ रहा, जो वैसे आ रहा है ना ब्लड वो ज़्यादा है। नॉर्मली जो इसमें होता है वो प्रीलोड ज़्यादा होता है, बट कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ मायोकार्डियम मसल्स। ठीक है, दैट विल डिक्रीज व्हाट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। अब इसकी कॉजेज में क्या है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन, मायोकार्डाइटिस एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है उसकी कॉज कौन कौन सी है, हाइपरटेंशन, रेस्ट्रिक्टिव और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है, जो है ना मसल्स उसकी हाइपरट्रोफी होती है। और कार्डियक टेम्पोनाट, जो कार्डियक वाल है ना बाहर, एपिकार्डियम एंड मायोकार्डियम। और एपिकार्डियम और कौन सी है दूसरी, एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। इन दोनों के दरमियान क्या आता है, फ्लूइड आ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर इसका प्रेशर होता है और हार्ट रिलैक्स नहीं हो पाता पूरी तरह। ठीक है, अब उसके बाद है लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर। ये सेकंड क्लासिफिकेशन। ये तो हो गया ना कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के बेस पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है और राइट साइड का हार्ट फेलियर, इसमें हमें कौन से साइंस मिलेंगे। लेफ्ट साइड का अगर हार्ट फेलियर है, इसमें से इतना ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा इधर से, है ना, तो क्या होगा, यही ब्लड बैक फ्लो करेगा, क्योंकि इधर से तो पंप नहीं हो रहा, तो बैक फ्लो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, लंग्स में। क्या कॉज करेगा, पल्मोनरी एडिमा और ऑर्थोपीनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और क्या करेगा, पल्मोनरी कंजेशन, कार्डियक एस्थमा इसे हम कहते हैं। और अगर राइट हार्ट फेलियर है, राइट से अगर बैक साइड पे जाएगा, तो अगर सुपीरियर वेना कैवा से कहाँ जाएगा, जगुलर वेन में, तो क्या करेगा, जगुलर वेन डिस्टेंशन। और उसके अलावा क्या करेगा, जब नीचे ऑर्गन्स में जाएगा, लिवर में पेटोमीगैली, एसाइटिस और पीडल एडीमा। ये किसके फीचर्स हैं, ये राइट हार्ट फेलियर क्या है, ये एसाइटिस, पेटोमीगैली एंड जेवी जगुलर वेन डिस्टेंशन, ये किसका है, राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स हैं। और पल्मोनरी एडीमा और पल्मोनरी कंजेशन लेफ्ट हार्ट फेलियर के साइंस हैं। इसके बाद है डायग्नोसिस, हाउ कैन वी डायग्नोज इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्डियक फेलियर के साइन, अगर तो कौन से कार्डियक फेलियर के साइन है, पल्मोनरी पीडल एडीमा, पल्मोनरी एडीमा, एसाइटिस, पेटोमीगैली और जेवीडी अगर मिल रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे और बीएनपी का लेवल चेक करेंगे। बीएनपी का लेवल ओनली राइज इन कार्डियक फेलियर, अगर ये नॉर्मल है तो कार्डियक फेलियर नहीं है। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे में क्या देखेंगे हम, कार्डियोमीगैली और क्या देखेंगे, पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा में हमें कौन सी लाइंस मिलेंगी, कार्ले बी लाइंस। ठीक है, जो एक्सरे में हमें फाइंडिंग है वो क्या है, कार्ले बी लाइंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, इफ़ इट विल बी ग्रेटर देन 18 देन राइट हार्ट फेलियर होगा। और उसके अलावा अगर राइट हार्ट फेलियर के साइन हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो लास्ट टेस्ट है वो कौन सा है, इकोकार्डियोग्राफी। उसमें हम क्या देखेंगे, टू सी वाल मोशन एबनॉर्मेलिटीज
और इसमें कौन सी इकोकार्डियोग्राफी यूज़ होती है? इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट है वो ये वाली है, मल्टीपल गेटेड एक्विजिशन स्कैन। और दूसरी कौन सी है? ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। जो है ना मोस्ट एक्यूरेट वो ये वाली है, ये इजीली अवेलेबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इसमें 5 मेजर पॉइंट्स हैं और 5 ही माइनर पॉइंट्स हैं। अगर तो डिज्नी है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, S3 हर्ट साउंड है और सेंट्रल वीनस प्रेशर ग्रेटर देन 16 है विद कार्डियोमिगैली, तो ये सब क्या है? ये मेजर क्राइटेरिया। माइनर में क्या है? नॉकटर्नल कफ, डिज्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट रेट ग्रेटर देन 120, हेपेटोमेगाली और पीडल एडिमा। अगर 1 मेजर प्लस 2 माइनर पॉजिटिव हैं तो क्या है? हार्ट फेलियर है। या फिर ये 5 के 5 ही पॉजिटिव हैं तो भी हम हार्ट फेलियर कहेंगे इसे, ठीक है। इसके बाद हाउ कैन वी ट्रीट इट? तो मेन रीज़न क्या है? हमने हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, ट्रीट द कॉज ना। हाइपरटेंशन के लिए हम क्या करेंगे? एस इनहिबिटर और आर्ब्स देंगे टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। और इसमें क्या है? कार्डियक वर्क को कम करना है ताकि कार्डियक डिमांड डिक्रीज हो और उस पर कोई बोझ ना हो, तो उसके लिए हम क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है। अगर इससे आराम नहीं आता तो क्या होगा? डायोरेटिक्स देंगे। डायोरेटिक्स क्या करते हैं? डिक्रीज पल्मोनरी एडीमा और पीडल एडीमा। अगर इससे भी आराम नहीं आता तो हम क्या देंगे? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये भी क्या करते हैं? टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। और अगर इससे भी आराम नहीं आता तो हम दोबारा क्या ऐड करेंगे उसमें? इसमें एस इनहिबिटर या आर्ब्स। बट अगर वो इसे टॉलरेट नहीं कर पाता तो हम क्या देंगे? हाइड्रिलाजीन। और अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और QRS ग्रेटर देन 120 है तो हम क्या करेंगे? प्रिपेयर फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट। और इससे पहले हम क्या देंगे? आइनोट्रोप्स देंगे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर का क्या काम होता है? ये इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। जो क्या करता है? बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उन्हें इनहिबिट करता है, दैट डिक्रीज हार्ट रेट एंड हार्ट वर्कलोड। और एस इनहिबिटर और आर्ब्स डिक्रीज ब्लड प्रेशर बाय इनहिबिटिंग रास सिस्टम। डायोरेटिक्स इंक्रीज H2O loss in urine that will decrease pulmonary edema। और सिस्टेमिक परफोरेशन इंक्रीज किसकी वजह से होगी? बाय गिविंग आइनोट्रोप्स, ठीक है। ये क्या हो गया? ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब इसके बाद है एरिथमियास। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कौन सा है? एरिथमियास। ये होता है कि इरेगुलर हार्ट बीट, इट विल बी लेस देन 60 और ग्रेटर देन 100। 100 से ज्यादा होगी तो क्या होगा? टैकीआरिथमिया। अगर कम होगी तो क्या होगा? ब्रैडी एरिथमिया, ठीक है। नॉर्मल कितनी होती है? 60 to 100। अब जो ब्रैडी एरिथमिया है इसमें क्या होगा? ब्रैडी कार्डिया प्लस हार्ट ब्लॉक। और जो टैकीआरिथमिया है उसमें हम आगे क्या करेंगे? हम ECG करवाएंगे और ECG में हम देखेंगे अगर तो QRS नॉर्मल है तो उसके कौन से डिफरेंशियल हैं, और अगर QRS वाइड है तो उसके कौन से डिफरेंशियल हैं, ठीक है। अगर तो QRS नॉर्मल है मतलब लेस देन 0.12 सेकेंड, 3 स्मॉल बॉक्सेस से कम है या 3 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? RR इंटरवल नेक्स्ट देखेंगे कि वो रेगुलर रिदम है या फिर इरेगुलर रिदम है। अगर तो RR इंटरवल जितने भी हैं उन सब का डिस्टेंस सेम है तो वो रेगुलर होगा। अगर सेम नहीं है, अब नॉर्मल है, तो वो इरेगुलर होगा। अब रेगुलर के कौन कौन से डिफरेंशियल हैं? उसमें है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। इसमें नो पी वेव, सॉरी इसमें जो होगा ना, हाँ नो पी वेव होगी। उसके अलावा एट्रियल फ्लटर, उसमें क्या होंगे? सा टूथ वेव्स होंगी, ठीक है, विच विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। या तो 2 सा टूथ वेव होंगी या फिर 4, मतलब रेगुलर होंगी, इक्वल होंगी। ये जो RR इंटरवल है वो इक्वल होगा ना। इसमें भी 4 सा टूथ वेव हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। और तीसरा क्या है? साइनस टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है? इसमें जो PR इंटरवल है वो शॉर्ट होगा और इन्वर्टेड P वेव इन AVR, ओके। साइनस टैकीकार्डिया में क्या होगा? इन्वर्टेड P वेव इन AVR। इसके बाद जो एबनॉर्मल RR इंटरवल है उसमें जो सबसे पहली कॉज है वो कौन सी है? एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है? नो पी वेव, और इसका जो होगा ना RR इंटरवल वो इरेगुलर होगा। मतलब इन दोनों में अगर इसमें ये देखें ना कितनी वेव्स आ रही हैं, 1 2 3, बट इधर क्या है? 1 है, इधर क्या है? 1 है।
तो ऐसे इसका जो आर इंटरवल है वो इरेगुलर होगा। और क्या होगा, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। इसमें ये होता है कि जो पी वेव है ना उसकी शेप मोर देन 3 टाइप्स की होगी। इसमें ये देखें, पीक है, इसमें स्मॉल है, इसमें ट्राइंगुलर इन शेप है और इसमें इन्वर्टेड है। पी वेव इन्वर्जन है, तो क्या है, डिफरेंट पी वेव्स हैं। ये किसके डिफरेंशियल हैं, एबनॉर्मल इरेगुलर रिदम के विद नैरो क्यूआरएस कम्प्लेक्स। अब वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स में क्या है, अगर तो रेगुलर रिदम है और वाइड क्यूआरएस है तो क्या होगा, वीटेक होगा, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। और अगर इरेगुलर रिदम है तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर टोर्सेडे डी पॉइंट। ये क्या हो गया, अब टैकी एरिथमियास हो गया। अब है ब्रैडी एरिथमियास। अब इसमें हम ईसीजी करेंगे, अगर तो नो क्यूआरएस ड्रॉप, कोई क्यूआरएस मिस नहीं हुआ और जो पीआर इंटरवल है हमारा वो नॉर्मल है, तो क्या होगा, ये साइनस ब्रैडीकार्डिया होगा विद जस्ट हार्ट रेट लेस देन 60। बट अगर एबनॉर्मल पीआर इंटरवल है, मतलब पीआर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है बट बाकी सारी चीज़ें ठीक है, क्यूआरएस ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, पीआर इंटरवल अगर किस में ज़्यादा होता है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में। बट प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल एनलार्जमेंट, ठीक है, पीआर इंटरवल इसमें इंक्रीज है, इसमें उससे ज़्यादा है, इसमें उससे ज़्यादा है, अनटिल क्यूआरएस ड्रॉप्ड, जब तक क्यूआरएस ड्रॉप नहीं कर जाता ये ऐसे ही इंक्रीज होता जाता है, इधर कम है, इधर ज़्यादा है, इधर उससे भी ज़्यादा है। तो ये क्या है, सेकंड डिग्री विद मोबाइट्स टाइप 1। सेकंड डिग्री की 2 टाइप्स है ना, इसमें जो मोबाइट्स टाइप 2 है उसमें पीआर इंटरवल तो कांस्टेंट है, वैसे प्रोलॉन्ग है बट कांस्टेंट है, सेम है सब में विद ड्रॉप क्यूआरएस। बट इसमें यहाँ देखें, यहाँ क्यूआरएस नहीं है, यहाँ भी क्यूआरएस नहीं है, विद ड्रॉप क्यूआरएस। तो ये क्या है, मोबाइट्स टाइप 2 है। और इसमें क्या होता है, मोबाइल इसमें थर्ड डिग्री हार्ट फेलियर में क्या होता है, नो रिलेशन बिटवीन पी वेव क्यूआरएस एंड टी वेव। ये देखें ना, इधर क्यूआरएस है ही नहीं है, इधर जो पी वेव है ये क्यूआरएस में ही धंसा हुआ है, इधर भी पी वेव है क्यूआरएस के पीछे ही गायब है। तो इसमें नो रिलेशन बिटवीन पी क्यूआरएस एंड टी वेव। अब उसके बाद है कौन से एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसमें 4 क्लासेस, क्लास 1 में आएंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर, क्लास 3 में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और इसके अलावा एडिनोसिन यूज़ करते हैं हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की जो एग्जांपल है वो वेरापामिल है और वो हम रेट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। और इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या है, एडिमा और कॉन्स्टिपेशन और एवी ब्लॉक। इसके अलावा जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है उसमें कौन सी एग्जांपल है, एमियोडिरोन, और ये हम वीटेक में यूज़ करते हैं। और इसकी जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और ये क्या करता है, हाइपर या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसके अलावा कॉर्नियल डिस्ट्रक्शन। बीटा ब्लॉकर में मेटोप्रोलोल, ये क्या करता है, रेट कंट्रोल, और एसवीटी में भी ये क्या करता है, यूज़ होता है फॉर रेट कंट्रोल के लिए, और एफिप में भी और एट्रियल फ्लटर में भी। इसकी जो साइड इफेक्ट है वो है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और एवी ब्लॉक। और जो सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं उसमें कौन से हैं, क्विनोडीन एंड लाइडोकेन। ये एट्रियल या वेंट्रिकुलर एरिथमियास में यूज़ होते हैं और हेडेक कोज कर सकते हैं या फिर टिनिटस, मतलब हमें आवाज़ सुनाई देगी कानों में हर टाइम बट उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब एसवीटी का वैसे ट्रीटमेंट क्या होता है, हम सबसे पहले क्या देते हैं, वैगल मनूवर कैरोटिड मसाज करते हैं, अगर इससे आराम नहीं आता तो एडिनोसिन देते हैं, एडिनोसिन 6 mg। अगर इससे भी आराम नहीं आता तो हम 12 mg देते हैं, ठीक है। ये किसका ट्रीटमेंट है, एसवीटी का ट्रीटमेंट है। ए फी बोर्ड एट्रियल फ्लटर का क्या होगा, अगर तो अनस्टेबल है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। उसके बाद अगर स्टेबल है या फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्या स्टेप करेंगे, उसके बाद हम रेट कंट्रोल करेंगे विद बीटा ब्लॉकर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और देखेंगे अगर तो पेशेंट विद इन लेस दैन 48 आवर्स में आया है, 2 डेज में आया है ऑफ एफिब, या फिर ग्रेटर देन 48 आवर्स में आया है। तो अगर तो लेस देन 48 आवर है तो हम क्या करेंगे, कार्डियोवर्जन करेंगे, फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन। किसके साथ करेंगे, उसके लिए है क्विनेडिन या लाइडोकेन, और कौन सा है, प्रोसेनामाइड। ये करने के बाद हम 4 वीक के लिए क्या देंगे, एंटीकोगुलेंट्स देंगे। और इस अगर तो 48 आवर्स से ज़्यादा आएगा हो गए हैं तो हम पहले 3 हफ्तों के लिए क्या देंगे, एंटीकोगुलेंट्स देंगे।
उसके बाद फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन और फिर एंड पे 4 वीक के लिए एंटीकोगुलेंट्स देंगे, ठीक है। बट अगर हमने ये स्टेप नहीं करना तो हम इसकी जगह पे ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। अगर तो लेफ्ट एट्रियम में थ्रोम्बस है फिर तो हम यही स्टेप फॉलो करेंगे, एंटीकोगुलेंट्स देंगे 3 हफ्तों के लिए। बट अगर नहीं है तो हम एंटीकोगुलेंट्स नहीं देंगे, डायरेक्ट फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। उसके बाद है वी फीब और वी टैक का ट्रीटमेंट। उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट आया, ये तो एमरजेंसी का केस होगा और उसमें हम क्या करेंगे, सीपीआर देंगे। स्टेप 1 में सीपीआर प्लस ऑक्सीजन। अगर ये कितने मिनट, 2 मिनट देते हैं। अगर ये ठीक नहीं होता तो हम आईवी लगाएंगे और रिदम को असेस करेंगे और फर्स्ट शॉक देंगे। अगर फर्स्ट शॉक के बाद ठीक नहीं हुआ तो हम फ़ौरन सीपीआर शुरू करेंगे प्लस एपिनेफ्रीन और 2 मिनट के बाद दोबारा रिदम को असेस करेंगे और सेकंड शॉक देंगे और इसके बाद फिर हम सीपीआर शुरू कर देंगे। 2 मिनट के बाद हम देखेंगे अगर तो रिदम फिर शॉकेबल है तो हम साथ क्या देंगे, एमियोड्रोन देंगे प्लस शॉक। कौन सा शॉक हम इसमें यूज़ करते हैं, वो है अनसिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन या फिर डिफिब्रिलेशन। ये किसका हो गया, वी टैक या फिर वी फिब का ट्रीटमेंट। अब इसके बाद है ये जो हमने ब्रैडीअरिथमियास पढ़े हैं, इसमें हम क्या देंगे, इसमें हम जो ड्रग यूज़ करेंगे वो है एट्रोपिन। सिर्फ किस में नहीं देना एट्रोपिन, मोबाइल्स टाइप 1 में एट्रोपिन नहीं देना। इसके साथ हमने इसमें क्या करना है, एट्रोपिन की जगह पे वैगल मनूवर कैरोटिन मसाज करनी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, पेसमेकर। इन दोनों में परमानेंट और इसमें टेम्पोरेरी पेसमेकर। इसमें